रेलवे की सभी आने वाली परीक्षाओं में बेहद उपयोगी प्रश्नों की एक श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं सभी प्रीवियस क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2, सेट नंबर 2। हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है आगे, इन सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन साइंस से पूछे जा सकते हैं, मैं आज उनको सेशन का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। और हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए थे, जो रेलवे में पहले पूछे जा चुके हैं और जिनका आने वाली सभी परीक्षाओं में पूरा पूरा चांस होता है आने का। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ोगे पार्ट 2 को। आज हम फिर 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। इस श्रृंखला में हम 25 क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ में उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देख रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने नोट्स बना रहे हैं और इन्हें आप लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। तो जल्दी से सेशन को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। अब सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन मैं आपको बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। तो आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, सेल बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो पूछा गया है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? आप लोगों से प्रश्न पूछा है। Where does oxidation of food and glucose, food of glucose takes place in the cells? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है? देखिए, सेल्स को लेकर कई क्वेश्चंस कल की श्रृंखला में भी हम लोगों ने पढ़े थे। आज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, यानी कि चैप्टर्स के हिसाब से ही हम लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर दिया गया क्रोमोसोम, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दे के रखे। देखिए, ग्लूकोज का अगर हम लोग देखें, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखें, हमारे सेल के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और एक होती है अपचयन की प्रक्रिया। अगर हम लोग ऑक्सीकरण को देखें तो पाचन एक प्रकार की ऑक्सीजन प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। तो हमारे अंदर दो प्रकार की रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन जब भोजन जाता है ग्लूकोज, तो एक होता है ऑक्सीश्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक होता है अनाक्सीश्वसन इनएरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सी और अनाक्सीश्वसन, ये दो टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन जो भी होता है, अगर हम लोग देखें कि ये भोजन या ग्लूकोज होता है O2 की प्रेजेंस में या O2 की उपस्थिति में, यहाँ खाने का ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ अनाक्सीकरण की बात करें तो O2 की एब्सेंस होगी, यानी O2 की अनुपस्थिति यहाँ पर होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस बात की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। अगर हम लोग देखें तो ये जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है हमारे कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये जो अंतिम श्वसन की प्रक्रिया है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और इसे ही हम लोग क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। क्रेब्स साइकिल का नाम आप लोगों ने सभी ने जरूर सुन के रखा होगा। तो क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली श्वसन की प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग कहते हैं। और वही अगर हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करें, तो यह हमारे कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया मानी जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। आपको यहाँ पर एक जानकारी होगी कि यहाँ केवल और केवल दो एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत सी पदार्थों का अपूर्ण दहन होता है, तो यहाँ जितनी एनर्जी बनती है उसका मान होता है केवल 2 एटीपी। और वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो O2 की प्रेजेंस में भोजन का एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर टोटल 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, यानी कि एडिनिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा की करेंसी होती है, ऊर्जा का एक रूप होता है। आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने देखा है कि ग्लूकोज का जो भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा, वो हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जान सकते हैं, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। काफी शानदार क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी को इनके नोट्स बनाना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है, ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपको फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए आपके सामने कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, या ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिएगा आप लोग कि कंट्रोल ओनली द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर इनटू द सेल, केवल जल और कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले निकास को नियंत्रित करती है,
या फिर कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या पादप कोशिका की कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। अगर हम लोग कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको एक छोटी बात बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से जाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी इसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर हम लोग केमिकली देखें तो यह कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड इसका रासायनिक नाम होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड अर्ध पारगम्य झिल्ली का रासायनिक नाम होता है, जो आप लोगों को समझना है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ चुनिंदा खनिज लवणों को और जल के अणुओं को यह कोशिका के अंदर प्रवेश करवाएगी, जो अवांछित होते हैं, अनवांटेड होते हैं, जिनका कोशिका के अंदर किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता, तो उन्हें यह सेल्स के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो इस बात की जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग देखें चारों ऑप्शन में, तो हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा कि कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख पा रहे हो, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ने पढ़ लिया, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, तो ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था कि जंतु कोशिका में इनमें से कौन सी चीजें एब्सेंट रहती है, आपको बताना है। एब्सेंट इन द एनिमल सेल, तो सेल वॉल ऑफ सेलुलोज की, क्या जंतु कोशिका के अंदर सेलुलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को जानकारी होगी कि जो सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, यह पादप कोशिका की एक पहचान होती है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में कुछ इस प्रकार की सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार की सेल वॉल देखने को मिलती है। और ये सेल वॉल अगर हम लोग बात करते हैं ध्यानपूर्वक, तो इस सेल वॉल में क्या पाया जाता है, एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम हो जाता है सेलुलोज। तो ये जो आउटर लेयर देखने को मिलती है, ये सेल वॉल है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति, इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ये सही जवाब इसका यही होगा कि क्या अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर ये अनुपस्थित होगा। बाकी सभी चीजें केंद्रक जंतु कोशिका के अंदर पाया ही जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थिति आप लोग देख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए देखा है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। Which pair of structures are often found in both plant and animal cell? आपको बताना है कि जो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो कुछ कोशिकाओं के नाम आप लोगों को देके रखे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे और आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। ग्रुप डी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ध्यान से समझना है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर मुझे देना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं या जो दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप में। चलिए इसके ऑप्शन हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अंतःप्रारंभिक जालिका और कोशिका कला, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन। तो क्या सेल मेम्ब्रेन अगर हम लोग देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, परंतु क्या सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है, ये आपको पता होगा। अगर हम लोग अगला देखें, तो कोशिका कला और कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, वही यहाँ पर भी कोशिका भित्ति दिया है। और क्लोरोप्लास्ट होता है कि प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, हरित लवण जिसे आप लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी होता है। तो एनिमल सेल में ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एब्सेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अभी लोगों ने देखा, एक प्रकार की अर्ध पारगम्य यह मानी जाती है। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चंस है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, यानी जो गन पाउडर है इज अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखा जाएगा, कि पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बारूद देखें, तो आप लोगों ने देखा होगा विस्फोटक सामग्री होती है, और इसका अगर कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या यह बालू और टीएनटी
TNT यहाँ पर ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होता है, तो क्या ये इसका बना होता है या फिर सल्फर रेत और काठ कोयला, तो चारकोल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या उसका बना होता है, या फिर नाइटर जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट भी बोलते हैं, KNO3। अगर हम लोग नाइट्रेट की बात करें तो KNO3 नाइट्रेट का नाम होता है, वही सल्फर और काठ कोयला यानी जिसे हम लोग चारकोल भी बोल सकते हैं, TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और काठ कोयला। देखिए अगर हम लोग बारूद की बात करते हैं तो बारूद के अंदर कंपोजिशन में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयला, ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान से समझना है। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मिश्रणों को लेकर भी जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है मैटर एंड देयर स्टेजेस, तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि बारूद जो होता है किसका मिश्रण होता है। उसी प्रकार से जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आपको बताना है कि आपको पावर अल्कोहल किस किसका मिश्रण देखने को मिलेगा, कि पावर अल्कोहल में किन दो चीजों से मिलाकर पावर अल्कोहल बनाया जाता है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब मुझे देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की, केमिस्ट्री का एक और प्रश्न हमारे सामने है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ के ठोस तरल और गैसीय रूप में सहअस्तित्व होता है उसे क्या कहेंगे। यानी यहाँ पर बोला गया द पॉइंट एट व्हिच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इज कॉल्ड। इन तीनों अवस्था में अगर कोई लिक्विड मिले तो उस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानेंगे। जहाँ पदार्थ की तीनों अवस्था देखने को मिलती है उसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रिपल पॉइंट, यानी कि किसी पदार्थ का त्रिबिंदु क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का त्रिबिंदु का मतलब होता है कि जिस अवस्था पर या जिस पॉइंट पर पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ देखने को मिलती है उसे किसी भी पदार्थ का हम लोग त्रिबिंदु कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, केमिस्ट्री का काफी शानदार प्रश्न। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ सिस्टम देके रखे हैं, सीजीएल, एमकेएस, एमटीएस और एसआई। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, देखिए यहाँ तो एसआई यूनिट देके लंबाई के लिए मीटर, राशि मात्रा के लिए किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। देखिए ये सभी यूनिट लोगों ने पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे आप लोगों को पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय कुल मात्रा में, यानी सभी जो सिस्टम आप देख रहे थे एसआई मात्रा सारे के सारे हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट को पढ़ा है, मूल मात्रा को पढ़ा है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है। जो 7 मूल मात्रा होते हैं उनको लेकर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ अलग अलग देशों की पद्धति आप लोगों के सामने देके रखी है, तो आपको बताना चाहिए उनका उपयोग हम करते हैं तो कहते हैं कि सही ऐसा है मात्रा के, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है आपके लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा सीटीएस कहाँ की प्रणाली है, एमटीएस कहाँ की प्रणाली है, और एमटीएस को हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमटीएस पद्धति होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमटीएस फुट, यहाँ पर फुट आ जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। तो इस प्रकार इस पद्धति में हम लोग नाम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ जवाब देना है कि सीटीएस कहाँ की पद्धति होती थी, कि फ्रांस की पद्धति थी या फिर पद्धति थी या फिर इंडिया की, एफकेएस के बारे में बताना है और एफपीएस के बारे में बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा एसआई सिस्टम, जो एफपीएस से मिलकर बना है एसआई सिस्टम, जो सही जवाब होगा। चलिए तो काफी शानदार विषय था मात्रा को लेकर, बल्कि सभी विधि को देखा था, और भी जो एग्जाम में आ सकती है वो आपसे पूछी जाएगी हर बार। तो फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। लाइट का जो स्पीड आप लोगों ने देखा है, द फर्स्ट मेजर स्पीड ऑफ लाइट वॉज, किसने प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था। ऑनलाइन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी को आना जरूरी है कि एग्जाम में आया हो, सारे प्रश्न एग्जाम्स के प्रश्न है, प्रीवियस एप्लीकेशन जो पूछे जा चुके हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखें प्रकाश की चाल की गणना करने वाले वैज्ञानिक, तो यहाँ पर ऑप्शन रोमर, गैलीलियो, न्यूटन और हाइमेंस दिया गया है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसका सही जवाब हो जाएगा रोमर। रोमर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के वेग की गणना करने। अब हम लोग अगर प्रकाश के वेग को डिस्कस करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात यानी जिसे हम लोग वैक्यूम के नाम से जानते हैं,
कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही हम लोग बोलेंगे कि सबसे अधिक जो चाल होती है, सबसे अधिक चाल, सबसे अधिक गति से जो प्रकाश होता है वो कहाँ गमन करता है, वो गर्मी के अंदर निर्वात करता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखोगे जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करे, विरल यानी कि रेयर मीडियम, और इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करे, सघन में प्रवेश करे, तो इसकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। चाल घट जाती है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जब भी प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो इसका जो होता है अपवर्तनांक होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसकी चाल घट जाती है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रकाश की चाल की घटना जो आपको बताना है यहाँ पर होगा। अगर हम लोग जल के अंदर से प्रकाश की चाल को देखेंगे, पानी के अंदर कितनी प्रकाश की चाल होती है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 2.25 × 10⁸ सभी यूनिट को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। निर्वात और वायु, आप इन दोनों का सेम डाटा लिख सकते हैं कि वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 8 × 10⁸ के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। तो गैलीलियो और न्यूटन और हाइमेंस यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे। जो चाल की गणना द्वारा की गई थी रोमर के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है कि पके हुए टमाटरों, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन हमारे सामने है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है। द रेड कलर ऑफ राइट टोमेटो ड्यू टू द पिगमेंट, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है, पके हुए टमाटर का। आप सभी को पता होना चाहिए जितने भी कलराइजेशन होता है फलों के अंदर, फूलों की किसी हिस्से में, वो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होता है। इनके अंदर एक क्रोमोप्लास्ट नामक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग वर्णी लवक के नाम से जानते हैं, वर्णी लवक। और यही क्रोमोप्लास्ट अलग अलग पादपों में जो उनके भाग होते हैं फल वगैरह उनका कलर डिसाइड करवाता है। तो अगर हम लोग पर्णहरित की बात करें तो पर्णहरित की वजह से हरा रंग होता है, पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों में हरा रंग इसकी उपस्थिति के कारण होगा तो पर्णहरित या क्लोरोफिल की वजह से। वही अगर हम लोग कैरोटीनाइड की बात करें, कैरोटीनाइड, कैरोटीनाइड को हम लोग लाइकोपिन के नाम से भी जानते हैं, लाइकोपिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, अन्य नाम है लाइकोपिन। तो आपको ध्यान से समझना है कि इसी लाइकोपिन की वजह से टमाटर का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। टमाटर का रंग लाल होता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि गाजर का रंग, गाजर का रंग क्यों होता है, किस पिगमेंट की वजह से होता है। मनुष्य में त्वचा का जो रंग है उसके पीछे कौन सा पिगमेंट है, आपको इसका जवाब मुझे देना है। मिर्ची में जो लाल रंग होता है, मिर्च में जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रमुख कारण कमेंट बॉक्स में सभी जवाब आपको देना है। बहुत अच्छे से जवाब देना है ताकि सभी पढ़े और सभी को इसका आंसर समझ में आ जाए। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड यानी कि लाइकोपिन। यहाँ हार्मोन विटामिन अलग हो जाएंगे। पके हुए टमाटरों का लाल रंग। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा लाइकोप्रेसिकम, लाइकोप्रेसिकम एस्कुलेंट, लाइकोप्रेसिकम। आपको ध्यान से समझना है, लाइकोपीन से ही रिलेटेड एक वर्ड है लाइकोप्रेसिकम एस्कुलेंटम। तो टमाटर जो है उसका लाल रंग कैरोटीनॉइड या फिर लाइकोपीन की वजह से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट किसको बोलेंगे, जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहेंगे। काफी सिंपल प्रश्न और एग्जाम में इस प्रश्न का पूछा जाता है। कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीवन की, यहाँ पर बोला जा सकता है आप लोगों को, जीवन की कार्यात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी किसको कहेंगे, ये हम कहते हैं कुछ। इसका जवाब होगा हमारा। यहाँ भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की या जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पर यह एक प्रकार की
है या फिर एक मृत कोशिका मानी जाती है, मृत कोशिका मानी जाती है। चलिए, कोशिका अगर मिल जाए, कोशिकाओं का समूह मिल जाता है तो अब ऊतकों का निर्माण होता है। यानी जो ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं, ऊतक का अगर हम लोग देखें कोशिका का समूह, कोशिका के समूह को ऊतक के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है साइटोलॉजी। कोई ऊतक का अगर हम लोग स्टडी देखें तो ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। अगर मधुमक्खी काट ले, आप लोगों को अगर इसका स्टिंग लग जाए, फिर स्टिंग लग जाए, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस एसिड की बात कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा फार्मिक अम्ल को लेकर। फार्मिक अम्ल का नाम आप सभी ने सुना होगा, इसे हम लोग मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, मेथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HC+OH। देखिए अगर हम लोग देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप माना जाता है, इसका फर्स्ट मेंबर ये माना जाता है। फार्मिक एसिड या फिर अगर हम लोग मेथनोइक एसिड की बात करें, HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, बिच्छू में, और अगर हम लोग देखें मधुमक्खी के डंक में, सभी में फार्मिक एसिड का सकता है। इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे तो यह एक प्रकार का एसिड होता है। तो एसिड को नॉर्मल करने के लिए किसी प्रकार का बेस नेचर का हम लोगों को समझना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, लेमन जूस का यूज हम लोग नहीं करेंगे, दूध का उपयोग भी नहीं करेंगे, सिरका तो खुद एसिडिक एसिड होता है। वही हमारे पास है बेकिंग सोडा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का उपयोग हम लोग करते हैं अगर हमें चींटी ने या मधुमक्खी ने काट लिया हो, तो उसके डंक से हमें या फिर जो भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर है, तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी उम्मीद है मुझे, और आप सभी बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। इनमें से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। केमिस्ट्री का काफी शानदार क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है, और ये दोनों गुण आप लोगों को पता होना चाहिए। एक गुण जिसे हम लोग मेलेबिलिटी या फिर ये होता है डक्टिलिटी, और एक होता है आघात वर्धनीयता, या इसे हम लोग मेलिएबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, मेलिबिलिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तन्यता का मतलब होगा कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है, तन्यता का गुण। और वही इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में ढालना, इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में ढालना, चादर के रूप में ढालना क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आघात वर्धनीयता। और अगर हम लोग दोनों की बात करें तो जो आघात वर्धनी सबसे अधिक आघात वर्धनी होती है सोना। अगर हम लोग बात करें तो सोने की आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा होती है, और सोने की तन्यता भी ज्यादा होती है। इसमें चांदी का नाम भी आ जाता है, यहाँ भी आप लोग ऑप्शन में चांदी भी ले सकते हैं। तो सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जिनमें बहुत ज्यादा आघात वर्धनी और बहुत ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, या फिर इनमें तन्यता होती है। तो धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है, तो इसमें से कौन होंगे, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर टीन, तांबा, लेड और जस्ता। देखिए अगर इन सभी धातुओं की देखें तो उत्कृष्ट धातुओं की श्रेणी के अंदर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तांबे को। तो तांबा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम लोग इनकी टोटल प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ सोना आ जाता है, फिर प्लेटिनम आ जाता है, फिर चांदी आ जाती है, फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉपर की। तो आपको ये क्रम अपनी कॉपी में लिख लेना है कि यहाँ सोना, प्लेटिनम, चांदी और कॉपर, इस अकॉर्डिंग आप लोगों को ये जो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी है तारों के रूप में खींचना, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसके गुण को लिखना है। सही जवाब इसका तांबा या कॉपर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच किसका मिश्रण है। व्हाट इज ग्लास एंड एलॉय ऑफ। ग्लास जो होता है कांच, वो किसका मिश्रण होता है। सबसे पहली बात है कि ये कांच क्या है। तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव माना जाता है। अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कोल्डेड लिक्विड या सुपर कोल्ड लिक्विड इसको हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान से समझना है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। सुपर कोल्ड लिक्विड इसको हम लोग बोलते हैं, कोल्डेड लिक्विड बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो
कांच एक ठोस नहीं है, बल्कि आप बोलोगे कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच क्या होता है, तो कांच एक प्रकार का मिश्रण माना जाता है, एक मिक्सर माना जाता है। यह भी आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। और अगर हम लोग इसका कंपोजिशन देखें, तो अगर आप इसका कंपोजिशन देखोगे तो यहाँ पर क्या पाया जा सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कांच किसका मिश्रण है, तो अभ्रक और क्वार्ट्ज, जस्ता और निकल, कॉपर और टिन, या रेत और लवण का। देखिए यहाँ पर जो रेत और लवण है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग कांच का एक कंप्लीट कंपोजिशन की बात करें, संगठन, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कौन कौन चीजें यहाँ पर मिल सकती है। तो एक मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, वही सोडियम सिलिकेट भी यहाँ पर होता है। किसका मिश्रण होगा, तो कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और साथ में यहाँ पर सिलिका या रेत भी प्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ पर सिलिका तो देके रखा गया था, पर जो सेकंड नेम है वो यहाँ पर सॉल्ट या जो लवण है वो कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट यहाँ पर गिवन है। तो आपको ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझ लेना है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? 13 क्वेश्चन। सेशन को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना है। कल का टारगेट भी आप लोगों ने अचीव नहीं किया है। कल मेरा जो टारगेट था वो था 100 लाइक्स का, और आज भी इतना ही लाइक्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। इतने लाइक्स तो मिलने चाहिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत यहाँ पर की जा रही है। 14 क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने दाब बढ़ा दिया तो उसका क्वथनांक क्या होगा। देखिए, किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग बात करें, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर कुकर। अगर हम प्रेशर कुकर को ध्यान पूर्वक देखें, तो प्रेशर कुकर में जो जितनी भी वेपर बनती है उसे वहां पर रोक लिया जाता है, और उसी के कारण यहाँ पर जो द्रव होता है उसके ऊपर दाब आरोपित किया जाता है। तो वहां क्या होगा कि खाना जल्दी पकने का प्रमुख कारण होता है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ा देने से द्रव का, किसी भी द्रव का या जल का क्वथनांक बढ़ता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि किसी भी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो घटता अपरिवर्तित नहीं, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। एक प्रमुख कारण एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है। पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है, इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। पकाने में अत्यंत कठिनाई का एहसास होता है, कठिनाई होती है, इस बात का जवाब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या समस्या होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, कि ठोस का सीधे वाष्प में बदलने, परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। केमिस्ट्री का काफी अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। द डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड। देखिए, ठोस सीधा वाष्प में बदल रहा है, यानी कि बिना द्रव में बदले, और ये जो जितनी भी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, या फिर इसे सब्लिमेशन के नाम से भी जानेंगे। देखिए, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको सब्लिमेशन ढूंढ लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका एक नाम और भी है, उदातीकरण, और उदातीकरण ही हम लोग ऊर्ध्वपातन को कहते हैं। देखिए, ठोस जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो ठोस होता है सीधा द्रव के अंदर न बदलते हुए सीधा गैस के अंदर बदल जाता है, और इस घटना को ही हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। कौन कौन ऐसे कंपाउंड है या पदार्थ है जो सब्लिमेशन दिखाते हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है कपूर का। कपूर इसमें सब्लिमेशन, कपूर को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से सीधा गैसेस में ही कन्वर्ट हो जाता है। कपूर के बाद हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम लेंगे आयोडीन का। आयोडीन के बाद आप यहाँ पर NH4Cl भी ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नौसादार के नाम से भी जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड। एंथ्रासिन एक पदार्थ है, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कि जो एंथ्रासिन होता है वह भी सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट होता है। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से सीधा द्रव के अंदर न बदलते हुए सीधा गैस में बदलने की इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, जिसे उदातीकरण भी हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिजिक्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि का कार्य कार्य की दर कहलाती है, यानी कि कार्य करने की दर किसे कहते हैं। देखिए, कार्य करने की दर का मतलब होता है कि जो कार्य होता है उसे समय से भाग दिया जाए, यानी कि कार्य बटे में समय, वर्क अपॉन टाइम। आपको ये पूछा गया कि जो वर्क अपॉन टाइम है यह किसका कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसका जवाब मुझे देना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो वर्क अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो, आपको इसको बताना है कि ये क्या है।
तो अगर कार्य बटे समय होता है तो हम देख लेते हैं कि क्या शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पर होगा, शक्ति बराबर और या संवेग होगा। अगर हम लोग संवेग को देखें तो संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू v, संवेग मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल होगा F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊर्जा की बात कर लेते तो ऊर्जा जो होती है या तो आप इसको हाफ mv² भी लिख सकते हो, या फिर इसको हम लोग देखें तो शक्ति गुणा समय भी इसे हम लोग लिख सकते हैं, शक्ति गुणा समय। तो डियर स्टूडेंट हमें तो यहाँ पर कहा गया है कि कार्य अगर कार्य करने की दर निकाली जाए तो दर निकलती है समय से भाग देकर, और यह जो फार्मूला होता है यह फार्मूला होता है शक्ति का। आपको ध्यान से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्टर में मैंने संवेग का फार्मूला m इंटू वी, वही बल का फार्मूला m इंटू ए, और अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करें तो हाफ mv² भी इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब शक्ति जो होता है यह शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट, और कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट बन जाती है कि जो वॉट बराबर होगा वो जूल पर सेकंड होगा। यदि एक वॉट का वैल्यू निकाला जाए तो एक जूल पर एक सेकंड यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। यह ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी का काफी शानदार क्वेश्चन है कि एक वाट का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो एक जूल पर एक सेकंड के बराबर होगा। चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा शक्ति, यानी कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। आपको इसका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर क्या है, यानी व्हाट इज अ नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है। काफी अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपका इतना सपोर्ट तो बनता है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है कि हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, एक नैनोमीटर क्या होगा। तो हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था कि जो एक अगर हम लोग देखें कि 10⁻⁻10 होता है, यह एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होगा, है ना। और अगर हम लोग देखें कि 10⁻⁹ मीटर, तो 10⁻⁹ मीटर होगा एक नैनोमीटर का मान। एक नैनोमीटर बराबर क्या होगा, नैनो से आपको याद रखना है 9, यानी कि 10⁻⁹ मीटर एक नैनोमीटर का वैल्यू हो जाता है। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के समथिंग यहाँ पर वैल्यू हो जाती है, जो आप लोगों को ध्यान से समझना है। अब आपको मुझे बताना है कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, एक माइक्रोमीटर का वैल्यू कितना होता है। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका भी मुझे जवाब आप लोगों को देना है, एक ही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ के रखा है। तो दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा कि आपको जवाब मुझे किस चीज का देना है। सही जवाब यहाँ पर देख लेते हैं, नैनोमीटर का 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁹। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मानक इकाई हम लोगों को बताना है। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर विद्युत प्रवाह की बात करें या विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट का या विद्युत धारा का फार्मूला देते हैं, तो यहाँ पर बनता है आवेश बटे में समय, क्योंकि दर निकालनी होती है तो आवेश बटे में समय। अगर हम लोग आवेश का एसआई मात्रक देखें तो कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और समय का हो जाएगा सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कूलाम पर सेकंड किसका यूनिट है, तो कूलाम पर सेकंड यूनिट है हमारे पास में विद्युत धारा का, विद्युत धारा का कूलाम पर सेकंड। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। परंतु यहाँ आपसे पूछा गया विद्युत प्रवाह का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग देखें माइक्रो एम्पियर, एम्पियर या फिर वोल्ट या फिर मिली एम्पियर, सही जवाब इसका हो जाएगा एम्पियर। एसआई यूनिट की बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 7 मूल मात्रकों से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मन लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि काफी शानदार प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप लोगों के आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो कंप्लीट नोट बनाते चलिए, इनके कॉन्सेप्ट्स को भी आप लोग समझते चलिएगा।
सही जवाब इसका 18 का क्वेश्चन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसी का कोई इकाई नहीं होता। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका इकाई हम लोगों के पास में होता है, अगर हम लोग केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब इसका होगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यानी इसे हम लोग पर मीटर क्यूब के हिसाब से लिख सकते हैं। ये डेंसिटी का यूनिट होता है। अगर हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वह मेजर कैसे की जाती है, तो इसका जो फार्मूला होता है हम लोग देखेंगे वस्तु का घनत्व, यहाँ पर बोला जाता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व इसका फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, जल का घनत्व। इन दोनों के अनुपात को हम रिलेटिव डेंसिटी या फिर जो आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। डेंसिटी डेंसिटी दोनों जगहों पर है, ये दोनों सेटल हो जाते हैं, यानी इसका कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं बनेगा। काफी बार हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों को परेशान करता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर जल जल की मुझे आपेक्षिक आर्द्रता या फिर मुझे अगर देखें हम लोग जल का सापेक्षिक घनत्व मापना है, तो आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो जो विस्थापन होता है इसे हम लोग मीटर से शो करते हैं, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। और वही अगर हम लोग दाब की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है पास्कल। तो इन सभी के यूनिट होंगे होंगे पर ऑप्शन नंबर बी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ रुक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब विद्युत धारा का कोई क्वेश्चन था तो मैंने एसआई यूनिट ऑफ आवेश आपको बताया था, क्या हो जाएगा, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब जो आवेश होता है उसको कूलम्ब, कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में इनका जो एसआई मात्रक है आवेश का वो कूलम्ब रखा गया। एम्पियर किसका हो जाएगा, तो एम्पियर अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है। एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी का एसआई मात्रक हो जाता है। अगर हम वॉट को देखें तो वॉट जो होगा वो शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा। और जूल अगर हम लोग देखें तो जूल कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट हो जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पढ़ना है। तो आवेश का एसआई यूनिट कूलम्ब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है, आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको देखना है। संवेग की बात करें तो संवेग होता क्या है, तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग के साथ में गुणा कर दें तो यह संवेग हो जाएगा। अब संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, यानी कि हो जाएगा m इंटू वी, यानी p इज इक्वल टू m इंटू वी। आप लोगों को ध्यान से समझ में आना चाहिए। अब हम लोग इसको ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं कि इसका यूनिट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका अगर यूनिट हम लोगों को बनाना है तो आप जरा देखिए, मास जो होता है उसका यूनिट हो जाता है किलोग्राम। वही जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, यानी इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स। आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेकंड स्क्वायर देके रखा है। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्राम देके रखा है, किलोग्राम पर मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए सही जवाब होगा। देखिए काफी कंफ्यूजन बना रहता है ऐसे प्रश्नों में, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने जो ये वाला यूनिट लिखा है इसी को यहाँ पर ऑप्शन में दे के रखा है, और आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान से समझना है, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग अपना रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी, यानी जी क्या होता है, कैपिटल जी यहाँ पर बोला है, जिसे हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो स्मॉल जी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। फिजिक्स का एक काफी शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो गुरुत्वीय नितांक यहाँ पर बोला गया है। अब अगर हम लोग देखें कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोगों को अगर पता हो तो ये बोला जाता है कि अगर जो किसी भी दो पिंडों के बीच में जो फोर्स लगता है वह उनके मास के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। चलिए मैं इक्वल का साइन यहाँ से हटा देता हूँ, इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और उनकी दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, उनके ऊपर अप्लाई फोर्स के, जो मास होगा उनके मल्टीपल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके बीच की दूरी के। अब हम इसे हटाने के लिए यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसे हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल जी के फॉर्म में ले सकते हैं, ये आर स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ से जी का वैल्यू निकालना है तो दोस्तों ये बनेगा, ये आर यहाँ होकर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और अपोन यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू m2। अब हम इसका जब यूनिट निकालते हैं तो फोर्स होगा न्यूटन, और जो दूरी होती है उसे मीटर में मेजर करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ m1 इंटू m2 यानी केजी इंटू केजी, तो हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो आपको ये वाला यूनिट यहाँ पर ढूंढना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो बड़ी जी होती है, कैपिटल जी, इसका वैल्यू कितना होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझना है और ध्यान भी देना है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई बताना है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल यूनिट आपको बताना है, तो बोला गया किलोवाट, वाट और जूल। अगर हम लोग वाट और किलोवाट की बात करें तो ये शक्ति के मात्रक हो जाते हैं दोनों, वाट, किलोवाट, मेगावाट, यहाँ पर आप मेगावाट भी लिख सकते हैं, मेगावाट, ये सभी शक्ति के मात्रक हो जाते हैं। वही अगर जूल की बात करते तो जूल एक कार्य का और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का ये यूनिट हो जाता है। परंतु जैसे ही शक्ति में ये समय का गुणा किया जाए, देखिए आपको ध्यान से समझना है, शक्ति में जब समय का गुणा कर दिया जाता है, समय का गुणा कर दिया जाता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा का एक फॉर्मूला है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आपको बताना है कि अगर मैं किसी भी यूनिट को लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड, तो वॉट सेकेंड ऊर्जा का इकाई है। अगर हम लोग देखें किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, या किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh, ये क्या है, तो ये ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे घर में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं उनमें एक यूनिट बिजली की जो खपत होती है वो इसी के बराबर होती है। 1 किलोवाट बराबर एक इकाई, और एक इकाई जो एक यूनिट होती है वो एक यूनिट इस कितनी खपत के बराबर होती है, अगर इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इसका मान होता है। काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपने नोट्स में इसको इन्वॉल्व कर लेना कि एक इकाई बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इसका मान हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा इसका सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को लेकर कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक इन्हें समझना है और इस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना है। जितनी मेहनत आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रही है, प्लीज आप लोग अच्छे से घर पे पढ़िए, इन्हें समय समय पर पढ़ते चलिए। यकीन मानिएगा एग्जाम्स में के बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन से युग्म की इकाइयां समान है, आपको बताना है कौन से युग्म की इकाइयां समान है। इकाइयां समान है यानी कि सिमिलर यूनिट, फॉलोइंग पेयर्स यूनिट्स आर आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, इसको हम बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग वर्क और एनर्जी की बात करें तो डियर कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल है। चलिए बाकी के यूनिट को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल का यूनिट क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन। अगर हम लोग कार्य की बात करते हैं तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाता है जूल, आपको ध्यान रखना है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शक्ति का हो जाएगा वॉट। अगर हम लोग शक्ति की इकाई की बात करें तो शक्ति की इकाई हो जाएगी वॉट और पावर। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है डियर, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, जो आपको ध्यान रखना है। दाब और यहाँ बल दिया है तो बल का न्यूटन में आपको लगा चुका हूँ, इसलिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो काफी शानदार प्रश्न था और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चले, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप लोगों को समझ में आ जाए।
दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आप सभी के सामने, जो बायोलॉजी का एक काफी शानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है, यानी कि अस्थि कोशिकाओं के अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स कंपोज होता है। ये किसका बना होता है आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप हड्डियों की बात करेंगे तो हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डी का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर हड्डियां बनी किसकी होती है, तो हड्डियों का जो निर्माण होता है या इसका संगठन होता है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के लिए हम लोग पी यूज करेंगे। तो आपको इसी कंपोजिशन को देखना है इसके मैट्रिक्स में। तो इसके मैट्रिक्स में Ca+P यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखिए प्रश्न देखने में काफी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था, पर कितना आसान है। आपको अस्थि की कोशिकाओं के बारे में हार्ड मैट्रिक्स पूछा गया है। हड्डियों में किस प्रकार का जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, तो ध्यान रखना है। प्रोटीन मैं आपको बता देता हूँ, ओसिन प्रोटीन। ये ओसिन प्रोटीन अस्थि की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जो ध्यान से आपको समझना है। देखिए काफी हर सेशन में अलग अलग प्रश्न आएंगे। आज हमारा जो पार्ट था वो कौन सा था, पार्ट 2 हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। दोस्तों अभी आप लोगों का प्यार थोड़ा कम मिल रहा है हम लोगों को इस सेशन को। मैंने कहा है अधिक से अधिक लोगों को सेशन को शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को, ताकि सभी को ये कंटेंट शानदार मिले और सभी लोगों का सपना पूरा हो। और आज का कमेंट का जो टारगेट रहेगा वो 100 लाइक्स का टारगेट मैं आज आपको देके जा रहा हूँ। ये टारगेट आप लोगों को कैसे भी एनी हाउ कंडीशन में पूरा करना है। तो दोस्तों कैसे लगे आज के 25 क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये भी बताना है कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में कल के सेशन में। आप सभी अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। एग्जाम सभी आ चुकी है, जबरदस्त तैयारी अपनी चलने दें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।